राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत के अंदर आज हम दूसरे भाग के अंदर इस क्लास में यात्रा वृत्तांत को आगे पढ़ेंगे। किस प्रकार से पूर्व में हमने पढ़ा था कि इस यात्रा वृत्तांत में कुछ तथ्यों को हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया था। वे तथ्य थे नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय, तिब्बती समाज का परिचय, ठहरने का जो प्रबंध है वह किस रूप में हुआ, भिकमंगों के वेश में उन्होंने करना पड़ा था, आने जाने की उस समय अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार से ये हमने सारी बातें उसके अंदर पढ़ी थी। डांडा थोडला से गुजरना, लड़कोर को प्रस्थान करना, सहयात्री सुमति उनके घोड़ों की व्यवस्था आगे कर देता है, और तिडरी से शेखर विहार, ये कुछ स्थलों के नाम और आएंगे जो कि इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ऊपर मतलब पहाड़ी रास्ता है, ऊपर की ओर वे चलते हैं। आगे उनकी जो यात्रा है वहाँ प्रारंभ होती है। डांडे से पहले ही एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट ऊंचे थे। काफ़ी ऊंचाई होती है। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। लेखक बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे या हमारे सारे मित्र हम ऊपर जा रहे थे, तो वैसे वैसे हिमालय के जो हजारों श्वेत शिखर थे, यानी सफ़ेद शिखर थे, वे चले गए थे, यानी दिखना बंद हो गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। मतलब सारा का सारा जो पहाड़ था वह नग्न था, चट्टानें ही चट्टानें थी केवल। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी, ये लेखक ने बताया है। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। देखिए, पहले ही मैंने बता दिया है कि ये जो वर्णन है यात्रा वृत्तांत, यहाँ तथ्यात्मक होता है। ये सब हमारे सामने तथ्य प्रस्तुत है, ये हमें मूल ध्यान रखने हैं। लेखक यात्रा कहाँ प्रारंभ करता है, कैसे प्रारंभ करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कौन सी दिशा में क्या होता है, ये सब बातें तथ्यात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ देर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद मतलब अब ढलान की तरफ नीचे उतरना था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। उनका जो पूरा एक समूह है वो समूह बन गया था। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक ने बताया है, मेरा शब्द जो आया है वहाँ लेखक के लिए है। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दौनकीस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये हमने शब्दार्थ में पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। लेखक उसको चाबुक के द्वारा या हाँकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहाँ और भी सुस्त हो जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक ने देखा आगे जाते समय कि एक जगह 2 रास्ते निकल रहे हैं। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। मतलब वहाँ कोई बोर्ड या वगैरह या कोई संकेत नहीं था, तो लेखक ने अंदाज़ा लगाकर ही उसकी मार्ग की राह ली, जो गलत था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, वापस वहाँ दोबारा आया उसी रास्ते पर, और जो दायां रास्ता था वह उसने पकड़ लिया। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, मंगोल जाति है वहाँ की,
नेपाल की, और वह तो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूँ डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। कंडे गोबर के जो उबले होते हैं। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, नहीं देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। लेखक का सुमति है वहाँ इंतज़ार कर रहा था, इसलिए वहाँ एक तो घोड़ा भी धीरे चल रहा था। देरी आने का कारण, प्रश्न ऐसे बनते हैं कि देरी आने का क्या कारण हो सकता है, अंदर से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो लेखक देरी से क्यों पहुंचा सुमति के पास में, तो पहला तो यही है कि घोड़ा सुस्त था, तेज नहीं चल रहा था। और एक और भी कारण आता है हमारे सामने कि वहाँ लेखक है वहाँ मार्ग भूल गया था, तो उसमें भी उनको देरी हो गई। ठीक है, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर से हम एक अच्छी तरह जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके यहाँ अच्छे यजमान थे, खातिरदारी करने वाले। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ये कुछ नाम है जो शब्दार्थ के अंदर शायद मिलेंगे भी हमें। ठीक है, सत्तू गेहूँ से बना खाद्य पदार्थ, और थुक्पा भी एक खाद्य पदार्थ ही है। दोनों खाद्य पदार्थों के नाम आए हैं, सत्तू और थुक्पा। अब हम तिर्री के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। लेखक यहाँ देखता है उसी पहाड़ी का नाम है तिड्री समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। जो डंडा होता था जिस पर कपड़ा बंधा रहता था या झंडी बंधी रहती थी, वहाँ तुरंत बना लिया जाता था। वहाँ अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यहाँ तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया उनका प्रस्ताव लेखक का। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। बाहर ढोने वाला भरिया सवेरे ही चल दिए तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढाक ले तो गर्म ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है, अर्थात तरबदर हो रहा है पसीने से। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चींजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। ये लेखक ने बताया कि हमारी धीरे धीरे जो यात्रा है वहाँ किस प्रकार प्रारंभ हो रही थी, हमें किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई, यात्रा के दौरान मौसम किस प्रकार का था। यद्यपि सुमति के परिचित तिड्री में भी थे, लेकिन वहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में भी मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, अर्थात उसकी देख रेख करता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बहुवचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक वहाँ कुछ समय के लिए बैठ गया।
वहाँ बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, शेर पंक्तियाँ। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। यहाँ महत्वपूर्ण पंक्ति है, यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, प्रश्न भी दिया है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, ये लेखक का कथन है। लेखक उन पुस्तकों के अंदर पढ़ने में इतना तन्मय हो गया था कि उसे और आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह उन्हीं पुस्तकों को अर्थात पोथियों को पढ़ने में लग गया था। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वहाँ गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वहाँ उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। हालांकि देखिए ये यात्रा वृत्तांत है पूरा हुबहू, मगर 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो हमें स्मरण में आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा और इसके प्रश्न भी हम आराम से कर पाएंगे। 2-3 बार इसको एक बार केवल हमें पढ़ना है और इतने कुछ कठिन शब्द भी इसके अंदर हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि यात्रा वृत्तांत है, तो यात्रा वृत्तांत जो सारे होते हैं वे तथ्यपरक होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं। और जितने तथ्य हमें इसके अंदर दिए गए हैं, कुछ समय दिया होगा, मौसम दिया होगा, कुछ दिशाओं के नाम है, कुछ हिस्सों के नाम है, खेतों के नाम है, पुस्तकों के नाम है, लेखकों के कोई अन्य लेखक या अन्य व्यक्तियों के नाम है, वे सारे हमें केवल ध्यान में रखने हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यात्रा वृत्तांत है वहाँ तथ्यात्मक होता है और स्मरण शक्ति का होता है। हम जितना याद उसको रखेंगे उतना ही हम इसके प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे। अब देखिए हमारे सामने कुछ 2 प्रश्न आपको करने के लिए दिए थे, दूसरा और छठा। पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। थोडला के पहले के आखिर गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तिब्बत में इस मार्ग पर जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के जो यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। ये हमने यात्रा वृत्तांत में पढ़ लिया है। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए जाते समय सुमति के परिचितों के कारण भिकमंगे वेश में होने के बावजूद ठहरने को अच्छा स्थान मिला। दूसरी, यात्रा के समय भद्रवेश में होने पर भी ठहरने को उचित स्थान नहीं मिल सका। तो तिब्बती समाज का दिया है कि लोग छड़ पीकर और शाम को ही सो जाते थे, तो जो उनकी जो पहचान होनी चाहिए वो पहचान भी नहीं हो पाती थी। तीसरा प्रश्न है, ये आपको करना है गृह कार्य के अंदर, ये जो वीडियो है इससे संबंधित। तीसरा देखिए, लेखक लडकौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसके 2 थे। उसका जो घोड़ा है वो धीमा चल रहा था, अभी मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया है क्लास के अंदर, और उसका रास्ता भूलकर 1-1.5 मील रास्ते पर चला गया था और उसे वापस वहाँ से आना पड़ा था। ये हमने देख लिया। 2 रास्ते थे, 2 रास्ते फूट रहे थे। अब लेखक को यह पता नहीं चल रहा था कि कौन सा रास्ता है वहाँ उपयोग में लिया जाए या किसका चयन किया जाए, तो उन्होंने गलत रास्ता इस्तेमाल कर लिया था, इख्तियार कर लिया था। इसलिए साथियों से पिछड़ जाने का ये 2 कारण बताए गए हैं। एक प्रश्न यहाँ करना है। चौथा प्रश्न देखिए, यह भी करना है हमें। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो लेखक ने सुमति को पहली बार उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका जिससे वहाँ जाकर ज़्यादा समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक ठहर कर इंतज़ार करना पड़ता। लेकिन दूसरी बार वहाँ के मंदिरों में रखी जो हस्तलिखित पुस्तकें थी वह मिल गई थी और वहाँ उनको अकेले में लेखक पढ़ना चाहता था। अभी जैसे हमने बताया कि मैं पुस्तकों के भीतर था और
सुमति को जाने की उन्होंने आज्ञा दे दी थी। 5वां प्रश्न देखिए, यह करना है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को पहली बार डांडा थोडला पार करते समय विकट परेशानी का सामना करना पड़ा। डकैतों के भय से भिकमंगी का वेश धारण करना पड़ा। लड़कोर जाने वाले मार्ग पर वहाँ गलती से रास्ता भटक गया और तिर्डी के विशाल मैदानों में उसे तेज धूप का सामना करना पड़ा। ये कुछ 2-3 समस्याएं थी लेखक के सामने। तो ये पहला, तीसरा, चौथा और 5वां ये आपके गृह कार्य के प्रश्न हैं। इनको आप करिएगा। ठीक है, ये 4 प्रश्न हैं, पहला, तीसरा, चौथा और 5वां ये गृह कार्य। ठीक है, इसको एक बार आप वापस से पढ़िएगा पाठ को, इन प्रश्नों को करिएगा। अगले जब हम ये पीछे देखिए कुछ दिए हैं, पाठ्येतर सक्रियता दिया है, ये भी हमें पढ़ना चाहिए कि यहाँ यात्रा राहुल जी ने 1930 में की थी, तो आज के समय से यदि तिब्बती समाज की यात्रा की जाए तो राहुल जी की यात्रा से किस प्रकार भिन्न होगी। ये अपनी कोई यात्रा आपने की हो तो उसका वर्णन हमें देना, जैसा कि यहाँ एक पठित गद्यांश के रूप में या पठित रूप में दिया हुआ है। तो ऐसे हम भी अपनी एक यात्रा का जो लेखा जोखा है वहाँ 1 पृष्ठ में, 2 पृष्ठ में कर सकते हैं, अपने शब्दों में, वाक्यों में बनाकर। ऐसे हमें करना भी चाहिए, हमें भी अपनी यात्रा ताकि स्मरण में रहे और लोग भी उसको पढ़ें। अगले हम पाठ के साथ में आगे और भी चलेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति, यहाँ हमारे लिए तीसरा पाठ रहेगा गद्य के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए इस पाठ को वापस एक बार पढ़िएगा और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर करिएगा।